तो दोस्तों उत्तराखंड डीएलएड मैथ के लिए हम स्टार्ट कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो आज मैंने थोड़ा नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपने भाई के एफ़र्ट को जो है बताना कि कैसा रहा। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक। तो परसेंटेज में बेसिकली क्या होता है, जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 50% है। थोड़ा भाई का साइज कम कर लेते हैं पुरुष का। ठीक है। तो 50% है, मान लो कोई चीज़, और तो उसका मतलब क्या होता है 50/100, यानी बटे में 100 कर दो तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है परसेंटेज में। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। ठीक। चलिए, तो इस परसेंटेज वाले टॉपिक में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर 100% है तो 100% का जो मतलब होता है, 100% का मतलब होता है कि वो कंप्लीट है। जैसे आप एक लड़के हो तो आप 100% हो, लड़की हो 100% हो, एक सेब है वो 100%, एक पेन है वो 100%। ठीक है। अगर मैं आपका हाथ काट दूं तो आप रह जाओगे 95%, पैर काट दूं तो रह जाओगे आप कितने, 90%। तो इस तरीके से आप कम होते जाओगे अगर मैं आपको काटते चले जाऊं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक कंप्लीट चीज़ है वो 100% होती है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं। तो भैया, जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो बड़ा चिरकुट सवाल है। देखिए, शुरुआत से ही पढ़ाना होता है, किसी में भी ऐसा नहीं कि अंधाधुन जो है कुछ भी आके कुछ भी बक के निकल लिए। तो ये काम और करते होंगे भैया, क्वालिटी का वीडियो बनाओ और खेल ख़त्म करो। अगर आप 2 या 3 साल इन्हीं चक्करों में नौकरी गवाओगे, 2-3 साल में आईआईटी निकल जाता है, 2-3 साल में आदमी आईएएस बन जाता है ढंग से अगर पढ़े। ठीक है। आप क्लर्क सलर्क बनने में भी इतना टाइम लगाओगे तो ज़्यादा नहीं चलेगा। चलिए फिर भी देखते हैं 20-50 का कितना प्रतिशत है। देखिए, 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये लिख लिया 20। 50 का, तो हमें केवल बेस पर गौर करना है। 50 का तो बेस है 50, कितना प्रतिशत है, इंटू 100। ठीक। तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, यानी 40% आपका आंसर आ गया। ठीक। तो ऐसे ही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 50-20 का कितना प्रतिशत है। तो इस बार पूछ लिया कि जो 50 है ये 20 का, यानी बेस है 20 का, कितने प्रतिशत है। तो 100 करा, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 250। आप कह रहे होंगे यार क्या चिरकुट सवाल करा रहे हो। देखिए, किसी किसी को जो आर्ट साइड के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं आता मैथ में, ऐसे ऐसे बच्चे ही बहुत हैं। तो आप जिन्हें मैथ आता है तो आप उनसे पढ़ लो जिनसे आपको अच्छा लगे। ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए का हट गया है। अब इसमें अंतर समझिए आप कि इसमें क्या हुआ है तीसरे वाले क्वेश्चन में, कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। 20-50 से, देखिए अब क्या पूछ लिया, वो पूछ रहा था शुरू में कि का कितने प्रतिशत है, अब वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो 30 है। अब मैंने आपको बताया है आपको हमेशा बेस यानी आधार पता होना चाहिए कि क्या है, कि हम क्या रखेंगे 50 से। तो ध्यान रखो जिसके साथ भी से जुड़ा हो ना, से, तो वही नीचे आता है। 30/50 इंटू 100 कर दिया आपने, तो 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, यानी 60% आपका आंसर आ गया। चलिए तीसरा को चौथा क्वेश्चन करेंगे। 50-20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा है, 20 और 30, यानी जो ज़्यादा है लिखा 30 बटे किससे, 20 से, यानी जो सापेक्ष है, जो आधार है वो है 20। और मैंने आपको बताया है कि जिसके साथ भी से चिपका हुआ हो वो आता है आपका बेस में, इंटू 100। ठीक। इंटू 100 करेंगे आप, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15 और एक जीरो लगाया, यानी 150% आपका आंसर आ गया। कलर थोड़ा सा कोई और ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं आपका ब्लैक। चलिए अब देखते हैं, ये जो मैंने इधर साइड में लिख रखे हैं ना, साइड का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको।
ये मैंने जो साइडों में लिख रखे हैं कि 11 सही 1/9% जो होता है वो 1/9 होता है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी भिन्न में वैल्यू है। अगर ये आप डायरेक्ट याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं भी याद कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको बैंक देना, ना आपको एसएससी सीजीएल देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिख रखी है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है 20% है। अगर इसे भिन्न में बनाएं तो इसका मतलब क्या होगा, 20/100 यानी 1/5। इसकी भिन्न होगी आपकी 1/5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ भैया, जुगाड़ लगा लगा के पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास केवल एक फ़ोन है, कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे धीरे छोटी मोटी एडिटिंग सीख के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, जैसे दो संख्या तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है। दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, संख्याएँ कितनी हैं, 1 2 3। ठीक है, हमने 3 लिख लिया। तो वो कह रहे हैं तीसरी संख्या से, तो आधार क्या है, तीसरी संख्या। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि भैया वो है 100। तो जो पहली संख्या है वो 32% कम है, तो पहली संख्या कितनी होगी, 68। और दूसरी संख्या 20% कम है, तो वो होगी 80। ठीक, 80 होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये पहली संख्या हो गई 68, ये दूसरी संख्या का, तो पहले ही वाला क्वेश्चन बन गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या है 68, दूसरी संख्या का इसमें बेस हो गया 80 इंटू 100। इससे आप निकाल दोगे, आपका आंसर आ गया, 85%। भैया अपने नोट्स बनाते रहना, ये मत समझना सब मक्खन मलाई की तरह इस तरीके से मिल जाएगा। हाथ पैर हिलाओ तभी कुछ मिलेगा। और वैसे भी आप 500 साल या 1000 साल नहीं जीने वाले, 60-70 साल की ज़िंदगी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी छठा। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, छठे क्वेश्चन में बात हो रही है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है। किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या आधार मान ली, और परसेंटेज को 100 से मान के करिए, या 100 से मान के करिए या भिन्न से मान के करिए, तो परसेंटेज बहुत जल्दी हो जाती है। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर के डीएलएड के आप पेपर देख लो। ठीक है, क्योंकि यकीन मानना तो बड़ा मुश्किल है भैया। ठीक, चलिए फिर भी आप देख लेना अपने हिसाब से। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है। तो मैंने आधार मान लिया तीसरी संख्या यानी 100 मान ली। तो पहली संख्या है 25% ज़्यादा यानी ये 125 होगी, और दूसरी संख्या 20% अधिक है यानी ये 120 होगी। अब वो क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब वो पूछ रहा है ज़्यादा या कम, तो तुम्हें बताना है ज़्यादा या कम में क्या चीज़ है। देखिए 5 है, 5 कम है। ठीक, अब आप ये बताइए कि आधार क्या है। आधार मतलब किससे उसने तुलना करी है, तो करी है पहली संख्या से। और मैंने आपको बताया है जिसके साथ से चिपका होता है उसे बटे के नीचे में रखते हैं। यही परसेंटेज में दिक्कत होती है, लोग बाग आधार गलत रख देते हैं तो आंसर गलत आता है। ठीक है, तो 125 यानी पहली संख्या का जो बेस मानना 125 इंटू 100 मैंने कर दिया। तो 5 से 25 गया, 25 चौका 100। ठीक है, तो 4% इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको 100 मान के करना है, कहाँ आपको भिन्न बना के करना है। ठीक है, जैसे ये सवाल है कि दो संख्याएं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जैसे भी मैंने जो भी कुछ सीखा है अभी तक। ठीक है, तो वो मैंने सब नोट्स में ही, पढ़ाना थोड़ा सा स्क्रीन पे मुश्किल पड़ रहा था, तो अब मैंने कहा यार डायरेक्ट नोट्स डालो और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, एडिटिंग वगैरह वो देख दाख के। चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, आप पढ़ाई करो बस, कौन क्या कर रहा है इससे क्या मतलब।
दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से ही 1/3% और 12 से ही 1/2% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यार डीएलएड में आपके यही चिरकुट और चंपक सवाल आते हैं और आपको इसमें रामानुजन या आइंस्टीन बनने की कोई आवश्यकता नहीं। यार ये 8वीं 10वीं क्लास का ही तो मैथ है, लोग बागों ने हवा ज़्यादा क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको ना 20-25% नहीं देख के आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में तोड़ लिया, 8 से ही 1/3% या 12 से ही 1/2%, तो डरना थोड़ी है इससे। ठीक है, तो जब भी वो फ्रैक्शन में आपको दे ना, तो आप क्या काम करो, 100 मान के मत करो, क्योंकि फिर 100 का 8 से ही 1/3% ये निकालने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हो तो देखो सबसे जाएगा। चलिए, तो क्या काम करते हैं, 8 से ही 1/3% को सबसे पहले क्या काम करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 अट्ठे 24, 24 का ना 25, 24 में एक जोड़ेंगे 25। ठीक है, तो 25/3 और परसेंटेज का मतलब होता है 100। ये चीज़ तो आपको करनी आती होगी, कोई समस्या थोड़ी। ठीक है, नहीं आती होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। तो 1/12 यानी इसे भिन्न में तोड़ लिया तो ये आ गई 1/12। अब 12 से ही 1/2 को करेंगे, 12 से ही 1/2 करेंगे तो 12 दूनी 24 और फिर एक जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, /2 इंटू 100, तो 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, यानी ये होता है 1/8। तो मैंने जो ऊपर जो सारणी लिखी हुई थी ना, तो डायरेक्ट बंदे को पता होता है कि 8 से ही 1/3% की जो भिन्न आती है वो 1/12 होती है, और 12 से ही 1/2% की जो भिन्न आती है वो 1/8 होती है। ये लोगों को पहले से ही पता होता है। आपको नहीं भी पता तो ज़्यादा समस्या लेने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो 1/12 आ गई, 1/8 आ गई। ठीक, आपने तोड़ लिया, लेकिन आप पूछोगे कि अब भैया इसमें जो हम तीसरी संख्या मान रहे थे वो अभी तक 100 मान रहे थे, लेकिन इसमें क्या मानना है जब हम फ्रैक्शन में तोड़ लिया। तो देखिए, इसमें आप एक काम करो, जो ये 12 आया, अरे भाई, जो ये आपका 12 आया और ये 8 आया, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से कट जाए। तो 12 और 8 से क्या कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा 24। तो मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 24 है। ठीक, और मैं देखता हूँ क्या कहा है उसने, दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3% कम है और 12 से ही 1/2% कम है। चलिए, तो ये मैंने तीसरी संख्या मान ली 24। तो जो पहली संख्या है वो 8 से ही 1/3% कम है और परसेंटेज को मैंने तोड़ लिया फ्रैक्शन में, यानी 24 का 1/12 अगर मैं निकाल लूँ तो 24 का 1/12 कितना होता है, सब करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। 12 दूनी 24 यानी 2 होता है। तो ये 2 कम है, उससे कम ही तो बता रहा है वो, तो यानी ये होगी 22। और वो कह रहा है दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से वो है 12 से ही 1/2% कम। तो मैंने इसे फ्रैक्शन में तोड़ दिया 1/8। तो 24 का 1/8 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3, यानी ये इससे 3 कम है, तो ये हो जाएगी 21। तो तुम्हें पता है फ्रैक्शन में तोड़ने का मज़ा क्या है, तो मज़ा यही है कि कैलकुलेशन हैवी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो हमें पता चला कि भाई आधार जो है वो इस बार पहली संख्या होगा, तो पहली संख्या से, क्योंकि उसके साथ से चिपका हुआ है, लैंग्वेज का ही तो खेल है। तो बटे में हमने क्या काम करा, बटे में तो हमने लिख दिया 22। ठीक, पहली संख्या से कितना प्रतिशत, तो कम कितना है 1 है, इंटू 100 आप कर देंगे, काटा पीटी आप कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 50/11% आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप रिपीट मोड पे आप देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। केवल हुआ है, केवल हुआ है और कुछ नहीं है। जितनी मार्केटाइजेशन करोगे उतना ही है, जबकि 8वीं या 10वीं क्लास का लोग मैथ पढ़ा के या वगैरह करोड़पति हो गए। ठीक है, चलो खैर, सबका अपना अपना फील्ड है भैया। देखिए, ए से बी की सैलरी 20% ज़्यादा है, ए से बी की सैलरी, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे और यही चंपक क्वेश्चन आते हैं यार आपके डीएलएड में। आपने तो इतना हवा क्रिएट कर लिया कि ये करें वो करें ये वो, अरे सीधे सीधे पढ़ो और खेल ख़त्म करो यार। ठीक, देखिए, ए से बी की सैलरी 20% ज़्यादा है, तो मैंने मान लिया ए
और बी 20% ज़्यादा है, तो बी से ए की सैलरी कितने प्रतिशत कम है? तो ए से बी की सैलरी 20% ज़्यादा है, ठीक है। ए से ए से यानी ए की 100 होगी, तो बी की 20% ज़्यादा है, तो बी की होगी 120, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो बी से ए की सैलरी कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। तो बी से मैंने आपको बताया है जिसके भी साथ से चिपक जाए वही नीचे आएगा। यही लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं यही कन्फ्यूजन होती है। तो बी से, तो बी है 120, कितने प्रतिशत कम होगी? तो ध्यान रखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 20। तो 20/120 इंटू 100, ठीक है। काटा पिट्टी करोगे तो 50/3% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन। ये है ए से बी की सैलरी 25% कम है। नवा क्वेश्चन देखते हैं, ए से बी की सैलरी 25% कम है, तो बी से ए कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ठीक, बी से ए कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो ए से बी की सैलरी 25% कम है, तो ए की सैलरी 100 है और बी की सैलरी जो है वो ए से 25% कम है, यानी बी की सैलरी 75 है। तो बी से ए कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो सबसे पहले हम आधार देखेंगे, बी से यानी बी जो है ना वो आएगा नीचे, तो 75 नीचे हुआ, कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ठीक, कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो देखो 75 यानी 25 का डिफरेंस है, ऊपर लिखा इंटू 100 करा, काटा पीटी करोगे तो 100/3% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ए से बी की सैलरी 16 से ही 2/3% कम है, तो बी से ए कितना प्रतिशत ज़्यादा है? ठीक है। अरे बड़े चंपक सवाल है यार, ठीक है। लोग बागों ने इनमें भी हवा क्रिएट कर दिया, तो भैया हम क्या करें। चीज़ें आसान या भारी कुछ नहीं होती, उन्हें पढ़ाने का तरीका होता है। कोई भारी चीज़ को भी आसान बना के निकल जाता है, कोई आसान चीज़ों को भी भारी बना देता है, यही डिफरेंस होता है चंपक और चिरकुटों में, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, और हम तो मौज से पढ़ाते हैं, हमें टेंशन नहीं है। ए से बी की सैलरी 16 से ही 2/3% कम होती है, तो 16 से ही 2/3 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न का याद भी ना हो तो कर लो। तो 16 × 48 और प्लस 2 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, /3, परसेंटेज का मतलब होता है /100, तो 50 दूनी 100 यानी 1/6, ठीक। लेकिन मैथ वही सीख सकता है जिसका प्लस माइनस गुणा भाग जिसे आती हो, उसे मैं मैथ सिखा दूंगा। लेकिन जिसे प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आती, तो भैया दूसरी तीसरी क्लास के क्वेश्चन वहाँ प्लस माइनस गुणा भाग सीख लो, क्योंकि प्लस माइनस गुणा भाग ही मैथ है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं बेस कुछ नहीं होता मैथ में बेस होता है जिसे जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, वो मैथ सीख सकता है, ठीक है। चलिए, तो 1/6 होती है। चलिए मैंने आपको बताया है जब भी फ्रैक्शन में आप हो तो आप उसे 100 से मान के मत करिए, उसे भिन्न में तोड़िए। तो भिन्न में तोड़ दिया मैंने, तो आ गया 1/6। तो क्या आ गया, 1/6 आ गया, ठीक। तो 1/6 आ गया हमारा, ठीक। अब क्या करना है, तो ए से बी की सैलरी, किससे, ए से तुलना करा रहा है, तो ये जो 6 है ना ये ए की सैलरी है, ठीक। 16 से ही 2/3% कम है, जो ये ऊपर होता है ना 1, यानी इतनी कम है, ठीक। जब 1 कम है, ए की सैलरी थी 6 और 1 कम है, तो बी की सैलरी कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी? ठीक है 5 होगी। तो बी से ए कितना प्रतिशत ज़्यादा है? बी से ए कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो से किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, तो बी जो है आएगा आपका नीचे 5, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। कम या ज़्यादा की बात पूछी है तो डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा, इंटू 100 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% ज़्यादा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप 3 आ गया, ये आपका आ गया टाइप 3। हो जा भाई हो जा, ढंग से हो जा। टाइप 3 आ गया, तो ये है सक्सेसिव। देखिए सक्सेसिव का मतलब है कोई चीज़ एक बार बढ़ी, फिर उसे दोबारा बढ़ा दिया,
फिर उसे तिबारा बढ़ा दिया, फिर चौबारा उसे घटा दिया, मतलब बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया, ये सारी चीज़ सक्सेसिव का मतलब लगातार, और कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बतेरे सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े चंपक क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से वो टिकटॉक वाली लड़की भी इन क्वेश्चनों को कर लेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट के बाद करती है। तो वो पूछ रहा है शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हुई साहब। तो देखो 14% मतलब 14% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो ये तो वही हुआ, पहले मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, लोगों को लॉलीपॉप दे दी, फिर आए एक दिन फिर बढ़ा दिया। ठीक है, तो उन्होंने भी सक्सेसिव मामला मारा, यानी लगातार। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूले से करना चाहो फार्मूले से करा देंगे, नहीं तो वैसे भी है। ठीक है, तो फार्मूला होता है A+B+A/100। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ो प्लस दोनों की गुणा करो बटे 100, ये आप याद कर लेना। ठीक, जैसे 14% A, B 10% प्लस इसमें मान रख दिया, आपका आंसर आ गया 25.4। तो मुझे लगता है कि जो टिकटॉक लड़कियां आजकल बना रही हैं, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर भारत में टिकटॉक में जो जितने भी लड़की लड़के यूज करते हैं, हर लड़की तो हीरोइन बननी है और हर लड़का हीरो बनने है। ठीक है, विलन इलन तो कम हो गए भैया अब। ठीक, चलो डायलॉग बाजी मेरी ख़त्म हो गई। तो भैया अब देखो इसे बिना फार्मूले के किस तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या काम करो, 14% को फ्रैक्शन में तोड़ लोगे तो 14/100 यानी 7/50 आ जाएगा। ठीक, क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, एक बार 14% की एक बार 10% की, यानी मान लो 50 था, पहले किराया 50 था, ये 50 लिख दिया, बाद में किराया कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो 57 लिख लिया। ठीक, और फिर क्या काम करा है, 10% बढ़ाया है, तो पहले कितना था 10, अब एक बढ़ गया है, तो कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। अब इनकी क्या काम करो, इनकी सीधी सीधी गुणा कर लो, तो 50 ढाई 500 बटे 627। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 500 से 600, इसकी आपको सीधी सीधी गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो 50 ढाई 500 और 57 11 की कर लेना, 627 हो जाएगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक बात बताओ, 500 से कोई चीज़ 627 हो गई। ठीक, तो यानी कितना बढ़ा, 127 बढ़ा। पहले कितना था, पहले कितना था 500 था, इंटू 100। ठीक, तो 100 पंजे 500, आप करोगे इसे तो 25.4 आ जाएगा। तो हमने विदाउट फार्मूले के भी कर दिया 25.4। फार्मूला याद करो मत करो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा देख लो। ठीक है, 25.4% आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या को, ये चिरकुट सवाल हर उसमें मिलेंगे आपको टेट पैट में, हर सवाल की गोले की त्रिज्या को फलाना बढ़ा दिया ढिमकाना बढ़ा दिया तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊंचाई पर, ये ही बकवास करो जहाँ पे। ठीक है, अब सपोज डैट अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ना होते, आंसर ना लगाना होता और ये सब्जेक्टिव होता, तो गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मान लो कोई आर्ट साइड का है जिसे कोई मैथ नहीं आती और ये इसमें ऑब्जेक्टिव ना होते, केवल आंसर लिखना होता, तो बताओ वो क्या लिखता, वो लिखता गोले की त्रिज्या को, देखिए गोले को की त्रिज्या को मतलब गोले पे कोई भी दबाव ना बनाएं, क्योंकि गोले पे अगर आप दबाव बनाएंगे तो वो इससे प्रेशर में आ जाएगा और प्रेशर में आने से वो फट जाएगा। इसलिए गोले को नष्ट ना करें और गोले की त्रिज्या के साथ छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा अधिकार नहीं दिया है गोले के साथ करने के लिए, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, ये चीज़ है। तो आज थोड़ा सा मजाक के मूड में हूँ, तो भैया वीडियो थोड़ी सी इसी तरीके की बनेगी। चलिए, गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया जिन चंपकों को गोले का क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है तो वो याद कर लो, और मेरा कोई बुरा मत मानना भैया, मैं खुद ऐसी हूँ तुम्हारी तरह। ठीक है, गोले की त्रिज्या को 12.5%
बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई r², ठीक। तो इसमें r कितनी बार आया, 2 बार आया। 12.5%। वैसे आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक जो रूप याद होना चाहिए, यानी 1/8। और याद नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है। 12.5% का मतलब होता है बटे 100, पॉइंट हटाएंगे 0 घटाएंगे। 25×5 125, 25×4 100 और 0 और 5×8 40, यानी 1/8। ठीक है, तो निकाल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो 1/8 हो जाएगा। चलिए 1/8 आ गया। अब आर जितनी भी है, देखो 4 पाई से हमें कोई मतलब नहीं, 4 पाई का यहाँ कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक ऐसा चीज़ है, ये होता है चिकना घड़ा। इस पर कुछ भी बढ़ाओ कुछ भी घटाओ, इस पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 पाई है कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं है। हमें देखना है आर से, तो आर है 2 बार। तो क्या चीज़ है, इसे बढ़ाया जा रहा है, यानी शुरू पहले थी आर 8, अब उसे 1 बढ़ा दिया तो आर हो गई 9। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार करेंगे, 8 थी तो 9 हो गई। फिर क्या काम करना है, सीधी सीधी गुणा कर दो, 8 8 64 हो गए और 9 9 81 हो गए। ठीक, यानी जो गोले का क्षेत्रफल था पहले 64 था, अब वो 81 हो गया। यानी वो कितना बढ़ा, 17। पहले कितना था, वो 64 था, इंटू 100 कर दो, आंसर खत्म आपका। तो यही चंपक सवाल आते हैं। अब इनके लिए ज़्यादा हुआ बाजी, टेंशन मत लो, मज़ा लो मज़ा। ठीक है, और प्रेशर का भी मज़ा लो, प्रेशर का भी मज़ा अपना अलग ही रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब, 17वां। तो 17वां क्वेश्चन है साहब, गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन का सूत्र भी याद, देखो अभी क्षेत्रफल का याद हो गया तो मेंसुरेशन हमारी वैसे ही कंप्लीट होती जा रही है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r² और गोले का आयतन होता है गुरु 4/3 पाई r³ और इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको एक बात बताऊँ, ये जो 4/3 पाई है ये चिकना घड़ा है, यानी कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, r³ यानी r है 3, 3 बार। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% तो यार अब तुम ये मत कहना कि यार ये भी ना निकाल पाऊंगा। 20/100 यानी 1/5। ठीक है, पहले था गोला 5, अब उसे 1 बढ़ा दिया गया तो वो हो गया 6। अब ये घटना आप 3 बार करो, क्योंकि आर है 3 बार, जितनी बार होगी उतनी बार करो। फिर सीधी सीधी इनकी गुणा कर दो, तो 5×5 25, 125, 125 आ गया, और 6×6 = 36, 216 आ गया। ठीक, तो पहले गोले का क्षेत्रफल था 125, अब वो 216 हो गया। तो यानी कितना बढ़ा, 91 बढ़ा। पहले कितना था, 125 इंटू 100, काटा पिट्टी कर लो, आपका आंसर आपके सामने, यानी 364/5% वो बढ़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अब ये बेलन लिया है, तो ये बेलन वही है जिससे आपकी कई बार ठुकाई हो चुकी है, और मेरी तो अब भी होती है। ठीक है, चलो बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया और हाइट को जो है उसकी ऊंचाई को 16 से ही 2/3% घटाया गया, तो बी यानी आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि बेलन का आयतन, आपको सूत्र याद होना चाहिए पहले भाई। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है 2 π/h। तो इसमें हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई है चिकना घड़ा यानी कांस्टेंट, इस पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो विद्यार्थी है जिस पे जो है तुम कुछ भी सिखा लो कुछ भी कर लो, बस कान पे जू नहीं रेंगती इसके पाई के। तो इसमें आर 2 बार है, एच 1 बार है। चलिए, तो त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, और 16 से ही 2/3 की आप निकालना है ना, कैसे, 16 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50, 50/3 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 2 तिया 6, यानी 1/6। ठीक है, इस तरीके से निकाल ली। 8 2 बार है, यानी कितना, 20% बढ़ाया, यानी 8 था 5 और 6 बार कर दिया। अब 8 2 बार है तो भैया ये घटना मैंने 2 ही बार करी। ठीक है, और हाइट को क्या काम कर रहा है, 16 से ही 2/3% घटाया गया है, तो हाइट पहले थी 6, 1 घट गई, यानी ऊपर वाली 1 घट गई, तो हाइट कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने यार एक चीज़ और बताता हूँ, जब इस तरीके से आता है ना तो पता क्या होता है,
थोड़ा रंग चेंज कर ले ज़रा। ये जो दो लाइन बनती है ना, इसमें आप किसी को भी तिरछा उड़ा सकते हो अगर वो कट रहा है। किसी को भी किससे उड़ा दो, जैसे 6 से 6 को उड़ा दिया, 5 से 5 को उड़ा दिया, ठीक है। और जो बचा उसकी गुणा कर लेते हैं नीचे को, मतलब ठीक है, तिरछा उड़ा सकते हैं किसी को भी किससे उड़ाओ। इस लाइन, इस वाले जो कॉलम है और इस वाले कॉलम में आपस में एक दूसरे को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो उड़ा दिया। अब नीचे तो एक बचा, तो अगर गुणा करोगे तो 5 ही करना, 5 5 6, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कितना हुआ, पहले 5 था और अब 6 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। पहले कितना था, 5 था, इंटू 100 कर दिया, तो भैया कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। ये तीर दर्शाता है कि ये चीज़ बढ़ गई है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि भाई साहब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी वैसा ही सवाल है, कोई दिक्कत ना है। अगर चलो 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 कोई ना है, वैसी है, ठीक है। ये जनसंख्या वाले सवाल भी बड़ा परेशान कर रहे हैं। और भारत, तो ये जनसंख्या के सवाल पता क्यों आते हैं, जब तुम 1 सेकंड में 4 बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, इसलिए ये जनसंख्या वाले सवाल आ रहे हैं। तो ये कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, ये जनसंख्या नियंत्रण चल रहा है प्रकृति का, क्योंकि इतने जानवर तुमने मार दिए और सारी जगह तुमने ज़मीन बना बना के घर बना लिए, उनके रहने के लिए भी तो जगह छोड़ो भैया। यही चीज़ है। तो प्रकृति तो अपना संतुलन बनाती रहती है। इंसान चाहे कितनी टेक्नोलॉजी में हो जा, उसके आगे किसी की नहीं चलती। चलो भाई देखते हैं। जैसे किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। पहले वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। भाई देखो क्या चीज़ है भाई, पहले साल में 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10/100 यानी 1/10, ठीक है। दूसरे वर्ष में बढ़ रही है ये 20% यानी 20% यानी 1/5, ठीक। ये पहले लिखा है, ये मैंने बाद में लिखा है, ठीक है, क्योंकि भैया हमें बिल्कुल गवार, ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक। तो पहले वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है, यानी पहले 10 थी और उसके बाद में कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, ये ऊपर वाला होता है बढ़ गई, ठीक है। तो ये 11 हो गई और 5 से कितनी 1 बढ़ी, 1 बढ़ी, तो ये हो गई 6। तो मैंने आपको बताया है अभी कि आप जो है ना आपस में तिरछा उड़ा सकते हो। तो ये जो मैंने किससे उड़ाया, 6, ये मैंने 2 से उड़ा दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। आपस में इस कॉलम में और इस कॉलम में आपस में आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये उड़ा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 पंजे 25, ऐसा सीधी सीधी गुणा कर दी और 11 तिया 33, ठीक। अब देखो मैंने 2 बार क्यों करा है, 2 बार मैंने, अच्छा अभी तो 2 बार है नहीं, पहले वर्ष में इतनी और दूसरे वर्ष में इतनी, चलो ठीक है बढ़ा दी। तो 5 पंजे 25, 25 से 33 हो गई। और रुक जाओ अभी, हाँ 25 से 33 हो गई, मतलब पहले 25 थी अब 33 हो गई। तो किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। हाँ, तो एक बात बताओ, शहर की जनसंख्या 8,000 है, तो हमारे मुताबिक जो है शहर की जनसंख्या पहले थी 25 और इनके मुताबिक है 8,000, तो ये 25 की वैल्यू जो है 8,000 के बराबर होगी नहीं होगी। अब वो पूछ रहा है वर्तमान में, यानी अब कितनी संख्या है, तो अब है 33, 33 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 33 को 25 के नीचे रखो, तिरछी गुणा मारो, ठीक है। तो 33 गुणा 8,000 बटे 25, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 320, ठीक है। और काट पीट तो 320, अच्छा 320 तो यार ऊपर आया है, सॉरी, ये थोड़ी, मैं यही तो कह रहा है यार, 320 कैसे जनसंख्या हो गई। जनसंख्या 320 गुणा 33 भी तो करेंगे, तो आ गया आंसर आपका 1,10,560। ये गुणा भाग तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो हो, ये आ गए भैया पास फेल वाले, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है जिनको चीटिंग मिल जाती है भैया वो पास हो जाते हैं, जिन्हें जो है साथी दोस्त धोखा दे देते हैं एग्ज़ाम में, उनके फेल होने की संभावना बन जाती है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं साहब, पास फेल के। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, देखो उत्तीर्ण अंक का मतलब क्या होता है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं। देखो उत्तीर्ण अंक क्या है,
उत्तीर्ण अंक है पासिंग मार्क्स, जैसा हमारे यहाँ होता है कि भाई 33% नंबर ले आओ पास हो जाओगे, ठीक है। नंबर 33% चाहे तुम कितने भी ले आओ, नौकरी फिर भी नहीं मिलती है, ठीक है। चलो वो अलग बात हो गई। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है तो इनके हिसाब से जो पासिंग मार्क्स है वो 35% है, ठीक है। एक तो उत्तीर्ण अंक होता है, एक होता है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर होता है प्राप्तांक, यानी टोटल नंबर कितने थे, ठीक है। चलिए, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, चलिए एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, चलो 200 अंक प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली देखो इसे, 35% पासिंग मार्क्स हैं भाई, 200 तेरे अंक आ रहे हैं और तू 24 अंकों से फेल हो जा रहा। तो एक बात बताओ, 24 अंकों से फेल हो जा रहा, अगर यो 24 और ले आता तो यो पास हो जाता, नहीं होता, यानी इसके 35% नंबर आ जाते। तो यो चीज़ मैंने किसके बराबर करी है, 35% के, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। तो 35% 224 के बराबर हो गया। आपको निकालना है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक यानी टोटल प्राप्तांक कितने का था, मैक्सिमम नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ कंप्लीट क्या होती है, वो होती है 100%, ठीक है। तो 35% की वैल्यू आ गई आपकी 224, 100 की रखनी है तो 100 इसके नीचे रखो, गुणा 224, तिरछी गुणा मार दे करो, बटे 35, काट पीट के आप देखोगे तो 640 आपका आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एसएससी वैसएससी में भी आवे है, बैंक में भी आ जाओ और बतेरे एग्जाम होगा आज, ठीक है। तो इसका देखते हैं, कुछ ना है यार। चलो, यदि कोई छात्र है, ठीक है, वो 43% अंक प्राप्त करता है और तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। प्राप्तांक आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने बीच में लाइन खींच रखी है, ये मान लो पासिंग मार्क्स, यानी उत्तीर्ण अंक हैं ये, जो हमारे यहाँ 33% होते हैं ना, उत्तीर्ण अंक है। इसके जो इधर होगा वो होंगे फेल और इसके इधर जो होगा वो होंगे पास, ठीक है। तो आप समझ लो इसे, ठीक। 43% अंक ला रहा है वो, तो वो क्या हो रहा है, 72 अंकों से फेल, -72 मैंने लिखा है कि मतलब माइनस का मतलब है कि वो फेल हुआ है 72 अंकों से, और वो 57% अंक ला रहा है तो वो 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है, ठीक है। यानी पासिंग मार्क्स से मतलब 40 उसके ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राप्तांक बताना है। तो एक बात बताओ, इस सवाल में कुछ नहीं करना, इस सवाल में पता क्या करना है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। 43% पास, ये जो है परसेंटेज में जो है ना कितना चेंज हो रहा है, 43 से 57, यानी क्या चीज़ हो रही है, 14% का जो है चेंज हो रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस है 14 का। तो 14% की जो वैल्यू होगी, अब नंबरों में कितना चेंज हो रहा है, तो गुरुदेव ये मत कर देना कि -72 + 40 और ये वो, इसका सिंपल एक मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। देखो, अगर दो अपोजिट होंगे, देखो इसका तो 57 और 43 सिंपल सा है, बड़े में से छोटा घटा दो तो 14% आएगा, लेकिन नंबरों में ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि बड़े में से छोटा घटा दिया और ये वो, ठीक है। तो ये आ गया 14%। नंबरों में आपको बेसिकली एक बात ध्यान रखनी है, मैंने अपना खुद का बना रखा भैया, मैं ज़्यादा चक्कर में पड़ता ना हूँ। अगर दो विपरीत हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, यानी एक फेल है एक पास है, ठीक। तो भाई अगर जो दो विपरीत होंगे तो मैं कर दूंगा दोनों को जोड़ दूंगा, और दोनों अगर समान अंक होंगे यानी दोनों फेल होंगे, ठीक है, या दोनों पास होंगे तो मैं उन्हें घटा दूंगा। अपोजिट होंगे तो मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, और सेम होंगे तो मैं घटा दूंगा। तो मैंने तो अपना ये कॉन्सेप्ट बना रखा है, टेंशन फ्री, ठीक। तो एक बात बताओ, तो ये 14% की वैल्यू हो गई 112, ये एक माइनस में था
ये प्लस में था, मैंने बताया दो अपोजिट हो तो जोड़ दो, और दो अगर सेम चिन्ह होते तो घटा देते। ठीक है, 14% अपोजिट थे, मैंने जोड़ दिया, 40 और 72 हो गए 112। ठीक है, 14% की वैल्यू 112। अब वो क्या पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है टोटल मार्क्स, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई, छुट्टी। अब मान लो वो इसमें टोटल मार्क्स ना पूछ के, प्राप्त अंक ना पूछ के उत्तीर्ण अंक पूछ लेता। ठीक है, दो ही चीज़ पूछ सके है, तीसरी चीज़ पूछ ही नहीं सकता, या तो पासिंग मार्क्स पूछेगा या प्राप्त अंक पूछेगा, टोटल अंक। तो टोटल मार्क्स आ गए उसके 800। ठीक, तो यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ अब आपको निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितना था। जैसे हमारे यहाँ 33% पर बंदा पास होता है, तो इन बेवकूफ़ों की नज़रों में कितने प्रतिशत बंदा वाला बंदा पास है। तो एक बात बताओ, 14% की वैल्यू 112 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, नहीं होगी। वे भैया एक एक नियम तो जानते हो कि 14 को उधर लेके गए, 14 अट्ठे 112, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। यानी 1% जो है वो 8 नंबर है, 1% 8 नंबर के बराबर है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स ये है, तुम ये वाली कंडीशन देखो ज़रा कि 57%, ये थोड़ा सा देख लो, 57% नंबर आए, 40 ज़्यादा लिया आया, किससे, पासिंग परसेंट से। ठीक है, अगर 57% नंबर वो लाया और 40 अंक उसके ज़्यादा आ गए पासिंग से, अगर इस 57% में से 40 में घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है, यो जो 40 है यो नंबर में है और यो परसेंटेज में है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि गधे में से गधा घटेगा और घोड़े में से घोड़ा घटेगा। तो पहले इस 40 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरीके से होगा, तो अभी मैंने बताया है कि 1% की का का मतलब है 8 नंबर, 1% का वैल्यू है 8 नंबर। तो 40 मार्क्स की कितने प्रतिशत होगा, 40 मार्क्स 5% के अंदर होगा, नहीं होगा। तो 57 में से 5 घटा दिए, 52%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सीजीएल मेंस में भी आ जाए यार, ये क्वेश्चन यही आम है यार, और कोई ज़्यादा ना आता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे समझ में ना आवे भैया वो दोबारा देखता रहो, क्योंकि होए करे है, शुरुआत में होए करे है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जा, कोई बड़ी बात ना। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से फिर असफल हो जाता है। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जा रहा है। प्राप्त अंक प्रतिशत ज्ञात करो। तो यार ये तो मेरे जैसी ही कंडीशन हो गई, कितने भी नंबर प्राप्त करो हो फेल ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत ना है। तो आपने जो डंडा खींच दिया ये है उत्तीर्ण अंक का। ठीक है, अगर साहब 28% नंबर लाओ तो 58 अंकों से फेल हो गए, फेल में इधर चलेंगे तो ये माइनस है। ठीक है, 41% नंबर लाओ तो माइनस 6 नंबर से फेल हो गए, माइनस का मतलब है फेल होना। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि गुरुदेव जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो कितना है। परसेंटेज में डिफरेंस के लिए कुछ नहीं है, बड़े में से छोटा घटा दो तो 13% है। लेकिन नंबरों में ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, लोग बाग जन उल्टे सीधे तरीक़ों से बताया जा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, माइनस माइनस है। तो मैंने आपको बताया है जब भी दो समान साइन होंगे, या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जब दो समान साइन होंगे तो हम नंबरों को सिंपल घटा देंगे, फिर हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं। 58 में से 6 घटा देंगे तो 52 आ गया, यानी 13% की वैल्यू 52। तो वो पूछ रहा है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 13% की वैल्यू 52 आ गई। चलो यार इसे ऊपर करो, अब 13% की वैल्यू 52 आ गई, 1% की कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी 1% जो है वो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स की वैल्यू है 1%। ठीक, अब एक बात बताओ, अब इधर से निकाल लो, यानी हमें पासिंग परसेंटेज चाहिए था। तो पासिंग परसेंटेज क्या है, इससे ही निकाल लो। 41% बंदा नंबर ला रहा है और 6 अंकों से फेल हो रहा है। 41% नंबर ला रहा है, ये पासिंग परसेंटेज है 20 का डंडा।
तो हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। इससे 41 से निकाल लो, 58 से निकाल लो, बात एक ही है। 41% नंबर ला रहा बंदा, 6 अंकों से फेल हो रहा। तो यार इसे फेल क्यों करो बच्चों को। 6 नंबर अगर मैं इसे दे दूँ, 6 नंबर इसे मैं अगर दे दूँ तो ये पास हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, तो 6 अंकों से फेल हो रहा है। तो 6 अगर नंबर दे दूँ तो मैं इस पर पासिंग मार्क्स पर आ जाऊँगा, नहीं आ जाऊँगा? आ जाऊँगा भाई, ठीक है। तो इस लड़के को हम फेल नहीं करते हैं, 6 नंबर दे देते हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 41% प्लस 6 नंबर। तो लेकिन क्या चीज़ है, ये तो यार परसेंटेज में है और ये नंबर में है, तो हम इसे ऐसे कैसे जोड़ लेंगे? गधे गधे में गधा जुड़ेगा, घोड़े में घोड़ा जुड़ेगा। तो इस 6 नंबर को पहले परसेंटेज में बना लो। तो हमने बना तो लिया, हमने बना तो लिया मेरे भाई। तो 41% बटे, अब देखो 4 मार्क्स की वैल्यू जो है 1% है, 4 मार्क्स की वैल्यू 1% है। तो 6 की कितनी है? तिरछी गुणा मारो, 6/1, ये ऐसा करके 4, तो यानी 1.5% है। ठीक, तो अभी मैंने बताया था 41 प्लस 6 नंबर जोड़ेंगे और 6 नंबर की वैल्यू है 1.5%। तो आ गया आंसर आपका 42.5%। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। समझ में ना आया हो तो दोबारा देखते रहो। तो दोस्तों, क्योंकि भैया भारत में इलेक्शन भी ज़्यादा हूँ, तो अगला टाइप हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए आते हैं। ठीक है, तो आपको इसका फंडा बता देता हूँ, कुछ नहीं है ये भी, इसे भी 100 से ही मान के करेंगे। जैसे कुल मतदाता थे 100, ठीक, 10% बंदे वोट नहीं डालने गए। ये बंदे राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, ये बंदे वोट नहीं डालने गए। 90% जो हैं बंदे वोट डालने गए। ठीक है, ये डाले गए वोट है। ठीक, चलिए आगे को करते हैं। उसमें से भी क्या हुआ, 20% अमान्य घोषित कर दिए गए। 20% अमान्य क्या चीज़, बे वोट होते हैं। जैसे कोई बंदा फर्जी वोट डाल दिया, किसी ने किसी के नाम पर वोट डाल दिया, तो ये 90% जो वोट डले थे उसमें से 20% अमान्य यानी अवैध घोषित हो गए। ठीक, 20% तो अमान्य घोषित हो गए, तो मान्य कितने हुए? 90 का 20% अमान्य घोषित हो गए, यानी 18 तो जो है अमान्य घोषित हो गए। तो बचे कितने? 72। तो 72 क्या होंगे? 72 वे वोट होंगे जो मान्य हैं, जो सही वोट हैं। ठीक, चलिए आगे को और चलते हैं। ठीक, अब क्या होगा मैं आपको बता दूं। जो जीतने वाले को वोट मिले, क्या है ये, अच्छा ये है, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला। अब वो अगर एक लाइन ये कहवे कि जीतने वाले को वैलिड वोट का यानी मान्य वोटों का 70% मिला, तो 72 का 70% निकाल लो। तो 72 का 70% होता है 50.40 मिला जीतने वाले को। अब 72 का 70% मिला, 50.40, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 72 का 30%। तो 72 का 30% यानी 21.6। और वो, तो जीतने वाला कितने वोट से जीत गया? जीतने वाला वोट से जीत गया 28.8 से जीत गया। ठीक है, तो बस यही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि 100 मान के करो और इस तरीके से सिस्टम होता है। चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 41% मिला, वह 55-80 मतों से हार गया। कुल वोट कितने पड़े? तो भाई कुल वोट मान लिया 100 पड़े। ठीक है, कुल मतों का 41% मिला, एक को कुल मतों का 41% मिला, चलो 41 मिल गया। तो दूसरे को कितना मिला होगा? अब जब एक को 41 मिल गया तो दूसरे को 59 मिला होगा। ठीक, और वह 55-80 मतों से हार गया। 55-80 मतों से हार गया ये पहला वाला, लेकिन यो हार कितना रहा हमारे हिसाब से? यो हारा है 18 से। और 18 की वैल्यू कितनी होगी फिर? 18 की वैल्यू होगी 55-80। हमारे हिसाब से आ रहा है 18 से, उनके हिसाब से आ रहा है 55-80 से, तो 18 की वैल्यू 55-80। तो वो पूछ रहा है कुल वोट, यानी 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की तिरछी गुणा मारो इसमें
5580/18, काट पीट का आंसर आ जाएगा आपका 31,000। तो कुल वोट पड़े थे 31,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नोट्स बना लेना भैया, अब तो मेरे टाप के ही बना लेना, पहले तो शायद आप बना भी रहे हो या नहीं बना रहे, ये मैंने दूसरा तरीका निकाला है पढ़ाने का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 70% वैध वोट मिले और 9600 वोटों से जीत हासिल की। मतदाताओं की कुल संख्या। देखो कुछ टेंशन नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन होगा उसे उसे उस तरीके से करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चलो ठीक है, मान लो 100 वोट थे, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, चलो ये 20% है, ये फर्जी वोट है। ठीक है, अब जो वैध बचे वो बचे कितने, 80 बचे। ठीक, और विजेता को 70% वैध वोट मिले, 70%। तो यहाँ ऐसे मत कर देना 100 में से 70 नहीं मिले, वैध वोट मिले, यानी जो मान्य वोट है उसमें से 70% मिले। तो 80 का 70% कितना होता है, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, यानी इसे मिले 56 वोट। ठीक, और 9600 वोटों से अब इसे जब 56 वोट मिल गए तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 24 वोट मिले होंगे। ठीक है, और वो कह रहा है कि 9600 वोटों से जीत हासिल करी, तो इसने जीत हासिल कितने करी है, हमारे हिसाब से इसने जीत हासिल करी है 32 से। तो 32 की वैल्यू है 9600। तो हमें निकालना है मतदाताओं की कुल संख्या, तो हमें निकालनी है 100 की, 100 को इसके नीचे रख के तिरछी गुणा मार दो, आंसर आ गया आपका 30,000। ठीक है, तो ये इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व हो गई आपकी। ठीक है, चलिए अब आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसे बहुत कम लोग